जिस दिन मैं अस्पताल में होश में आया, मेरी पत्नी मेरे बिस्तर के पास रो रही थी। वो बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी, इतनी परफेक्ट कि डर लगने लगे। वो मुस्कुराते हुए मुझे सेब खिला रही थी, लेकिन उसी वक्त एक चाकू धीरे धीरे मेरी गर्दन को छू रहा था। नर्सें उससे कांपती थीं। कमरे में छुपे हुए कैमरे थे और मेरी उंगली की एंगेजमेंट रिंग में ट्रैकिंग चिप लगी हुई थी। मुझे याद ही नहीं था कि मैं कौन हूँ। फिर मैंने अपने शरीर के निशान देखे, गोलियों के घाव, खतरनाक रिफ्लेक्स, हथियार चलाने से बने पुराने कठोर निशान। तभी मुझे एक भयानक सच समझ आया। मैं कोई आम कॉलेज स्टूडेंट नहीं हूँ, और जो औरत खुद को मेरी पत्नी कह रही है, शायद वो इस कमरे की सबसे खतरनाक इंसान है। लेकिन इससे पहले कि मैं भाग पाता, वो वापस आ गई। जब मुझे पता चला कि सगाई की अंगूठी में एक माइक्रो लॉकेटर लगा हुआ था, कमरे में कैमरे के छेद थे, यहाँ तक कि उनकी कार दुर्घटना के असली दोषी भी वही लोग थे, तब तुम्हें एहसास हुआ तुम पहले ही अपनी बीमार पत्नी द्वारा बनाए गए पिंजरे में फंस चुके हो। लेकिन फिर एक हादसा हुआ, तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई। जैसे ही तुम दरवाजे पर मौजूद टॉप मर्सनरीज से भागने वाले थे, अगले ही पल कमर पर ठंडी छुअन महसूस हुई। सूजियान चाकू से खेल रही थी। उसकी आंखें बीमार और खतरनाक लग रही थीं। अबे, बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है, मेरे साथ रहो, ठीक है? उसी समय तुमने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। सामने आंसुओं से भरा एक खूबसूरत चेहरा था, जैसे रोती हुई ली हुआ दायूं। पति, तुम आखिरकार जाग गए। मैं तो डर ही गई थी। सूजियान, पूरे कॉलेज द्वारा मानी जाने वाली आइस क्वीन देवी, सू परिवार की इकलौती सिंगल मदर, अब तुम्हारे बिस्तर के पास लेटी आंसुओं में डूबी हुई थी। तुम कुछ कहना चाहते थे, लेकिन गला सूख जाने की वजह से आवाज नहीं निकल रही थी। तुमने थोड़ा शरीर हिलाया, बैठने की कोशिश की, लेकिन दाहिने पैर में दिल चीर देने वाला दर्द उठा। नीचे देखा तो पता चला दाहिना पैर भारी चोट से बुरी तरह घायल था। आधा भी जोर नहीं लगा पा रहे थे। तुम्हारा दिमाग पूरी तरह उलझा हुआ था। बस इतना याद था कि तुम्हारा नाम श्याओ जी बाई है और तुम एक कॉलेज स्टूडेंट हो। बाकी सब कुछ खाली था। तुम्हें यह तक याद नहीं था कि चोट कैसे लगी। आप मुझे क्या बुला रही हैं? तुमने सूखे होठों पर जीभ फेरी और मुश्किल से पूरा वाक्य बोल पाए। सूजियान तुरंत उठी, पास वाली अलमारी से एक कप गर्म पानी लाई, फिर साफ कपड़ा पानी में भिगोकर धीरे धीरे तुम्हारे होंठ गीले करने लगी। क्या तुम बेवकूफ हो? क्या कार एक्सीडेंट ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया? सूजियान की आंखें लाल थीं, पलकों पर अभी भी आंसू लटके हुए थे, लेकिन उसकी आवाज बेहद नरम थी। तुम मेरे पति हो। पिछले महीने ही हम सिविल अफेयर्स ब्यूरो गए थे और शादी रजिस्टर करवाई थी। बस फिलहाल इसे सार्वजनिक नहीं किया। ये सुनकर तुम पूरी तरह हैरान रह गए। तुम तो बस एक गरीब कॉलेज छात्र थे जो किसी तरह हाई लेवल फाइनेंशियल स्कॉलरशिप पाने की कोशिश कर रहा था। ये कैसे संभव हो सकता है? तुम अभी सोच ही रहे थे कि सूजियान की आवाज ने तुम्हें रोक दिया। आओ डार्लिंग, एक सेब खा लो, विटामिन सी मिल जाएगा। वो पास रखी हाई एंड फलों की टोकरी से एक लाल सेब उठाती है, फिर दराज खोलकर एक चमकदार फ्रूट नाइफ निकालती है। उसी समय तुम्हारी नजर उस चाकू पर जाकर टिक गई। उसका तरीका बहुत ज्यादा स्थिर था। सेब का छिलका लगातार नीचे कूड़ेदान में गिर रहा था, हर परत की मोटाई बिल्कुल एक जैसी। यह किसी सामान्य इंसान जैसा नहीं था। इसी दौरान लुडियान ने पहले ही सेब काट कर तैयार कर लिया था। वह अब भी हाथ में जूस टपकता हुआ फ्रूट नाइफ पकड़े हुए थी। अचानक वह तुम्हारे बेहद करीब झुक गई। हनी, अब तुम इधर उधर भाग नहीं सकते। जब वह बोल रही थी, उसके गाल लगभग तुम्हारी नाक से छू रहे थे। उसकी गर्म सांसें सीधे चेहरे पर पड़ रही थीं, लेकिन उसके हाथ में पकड़ा हुआ फ्रूट नाइफ जानबूझकर या अनजाने में धीरे धीरे तुम्हारी ठुड्डी के नीचे से फिसलता हुआ गुजरा। ब्लड स्वाभाविक रूप से तुम्हारी गर्दन के पास आकर रुक गया। धातु की ठंडी धार त्वचा से चिपक गई। तुम्हारा शरीर दिमाग से पहले प्रतिक्रिया कर गया, तुरंत पीठ पीछे खींच ली। पूरा शरीर सीधे हॉस्पिटल बेड के सहारे जा लगा। कुछ गड़बड़ था। तुम्हारे दिमाग में जैसे कोई अदृश्य अलार्म बज उठा। सोच तेजी से दौड़ने लगी। इस औरत की हरकतें बहुत ज्यादा स्थिर थीं, इतनी स्थिर कि सामान्य इंसान जैसी नहीं लगती थीं। जब चाकू तुम्हारी गर्दन से गुजरा, धमनी से दूरी मुश्किल से आधा मिलीमीटर थी। इतनी सटीक पकड़ किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। जरा सी गलती होती तो त्वचा कट जाती। ये बिल्कुल सामान्य मानसिक स्थिति नहीं थी। ताकत और दूरी पर ऐसा नियंत्रण सीधे हड्डियों तक ठंड पहुंचा देता था। हानि, क्या हुआ? कहीं दर्द हो रहा है क्या? सूजियान ने सेब का एक टुकड़ा काटकर तुम्हारे मुंह में रख दिया। सेब बेहद मीठा था। उसके चेहरे पर कुछ भी अजीब नजर नहीं आ रहा था। तुमने धीरे से सेब निगल लिया। गला सूख रहा था। नहीं, कुछ नहीं, बस घाव में थोड़ा दर्द हो रहा है। उसी समय वार्ड का दरवाजा खुला। गुलाबी नर्स यूनिफॉर्म पहने एक नर्स दवा की ट्रे लेकर अंदर आई। वह पूरे रास्ते सिर झुकाकर चल रही थी। ठुड्डी लगभग सीने से लगी हुई थी, जैसे उसे सूजियान की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं हो रही हो। उसके कदम बेहद सख्त और घबराए हुए थे। दोनों हाथों से ट्रे कसकर पकड़ी हुई थी, जिसमें पट्टियां और दवाइयां रखी थीं। हर कदम पर दवा की शीशियां ट्रे से टकराकर टिन टिन की आवाज कर रही थी। शाओ सर, ड्रेसिंग बदलने का समय हो गया है, लिन शियाओया ने कांपती आवाज में कहा। वह बेड के आखिर में खड़ी रही। करीब आने की भी हिम्मत नहीं हुई। सूजियान ने हाथ में पकड़ा फ्रूट नाइफ टिश्यू से धीरे धीरे साफ किया, फिर सिर उठाकर लिन शियाओया की तरफ देखा। दवा हल्के हाथ से बदलना, उसे दर्द नहीं होना चाहिए, और हाथ मत कांपाना। बस इतना सुनते ही लिन शियाओया के पैर लगभग जवाब दे गए। उसके हाथ की ट्रे सीधे नीचे गिर गई। दवा की बोतलें जमीन पर बिखर गईं। वह डर के मारे लगभग रोने लगी। जल्दी जल्दी झुककर सब उठाने लगी। सॉरी मिस सू, मैं अभी साफ कर देती हूँ। मैं वादा करती हूँ कि मिस्टर शाओ को चोट नहीं लगेगी। मुझे माफ कर दीजिए। लिन शियाओया की आवाज में साफ डर झलक रहा था।
पूरा कमरा फिर से शांत हो गया। तुम तकिए के सहारे आधे लेटे हुए चुपचाप अभी अभी हुआ सब कुछ याद कर रहे थे। एक नर्स का इतना डर जाना ये बिल्कुल सामान्य बात नहीं थी। सू जियान के शब्द सुनने में भले ही नरम लगे हों, लेकिन लिन शियाओया की प्रतिक्रिया ऐसी थी जैसे वह किसी ऐसे इंसान के सामने खड़ी हो जो किसी भी पल किसी की जान ले सकता हो। जब लिन शियाओया ने नीचे गिरी चीजें उठाई, तुम्हारे पैर की पट्टी बदली, तो उसकी हर हरकत में घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। काम खत्म होते ही वह ऐसे वार्ड से बाहर भागी मानो उसके पीछे कोई भूत पड़ा हो। कमरा दोबारा शांत हो गया। सू जियान मुड़ी और वॉशरूम से गर्म पानी का एक बर्तन लेकर आई। फिर उसने तौलिया पानी में भिगोया, हल्का निचोड़ा और तुम्हारी तरफ चल पड़ी। हस्बैंड, तुम्हें पसीना आ रहा है, मैं तुम्हारा शरीर साफ कर देती हूँ। उसकी आवाज़ अब भी बेहद नरम थी, इतनी परफेक्ट कि उसमें आधी भी कमी निकालना मुश्किल था। तुम घबरा गए। नहीं, मैं खुद कर लूंगा, सिर्फ पैर टूटा है, हाथ नहीं। मैं तुम्हें ये सब कैसे करने दूं? मुझसे इतनी फॉर्मेलिटी क्यों? सू जियान ने तुम्हारी बात सुनी ही नहीं। वह सीधे बेड के पास बैठ गई और एक हाथ तुम्हारे कंधे पर रख दिया। उसी पल तुम्हारे दिल में जोर का झटका लगा। इस औरत की ताकत बहुत ज्यादा थी। उसका हाथ देखने में पतला और गोरा था, लेकिन कंधे पर पड़ते ही वजन लोहे जैसा महसूस हुआ। तुमने खुद उठने की कोशिश की, लेकिन उसने आसानी से तुम्हें वापस तकिए पर दबा दिया। यहाँ तक कि हड्डियों से हल्की चरमराहट की आवाज आई। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, इतना शर्माने की क्या बात है? सू जियान मुस्कुराई। एक हाथ अब भी तुम्हारे कंधे पर दबा हुआ था, जबकि दूसरा हाथ धीरे धीरे तुम्हारी शर्ट के बटन खोलने लगा। तुम्हारा दिल तेजी से धड़कने लगा। यह एहसास मानो तुम किसी पूरी तरह नियंत्रण वाली स्थिति में फंस गए हो। अंदर से शरीर खुद विरोध करने लगा। जैसे ही सू जियान ने दूसरा बटन खोला, तुम्हारा बायां हाथ अचानक अपने आप हरकत में आ गया। मांसपेशियां में एकदम सख्त हो गईं। हाथ बेहद तेज और सटीक कोण से आगे बढ़ा। एक ही झटके में तुमने सू जियान की कलाई हटाने की कोशिश की। ये हरकत इतनी प्रोफेशनल थी कि बिल्कुल किसी ट्रेनिंग पाए फाइटर जैसी लग रही थी। सू जियान की हरकत अचानक रुक गई। उसने धीरे से सिर उठाया और तुम्हें देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए बेहद खतरनाक चमक उभरी। तुम खुद भी स्तब्ध रह गए। अभी जो हरकत हुई वह किसी सामान्य इंसान की प्रतिक्रिया नहीं थी। वह ताकत, वह एंगल, मांसपेशियों का वह कंट्रोल, सब कुछ बता रहा था कि तुम्हारा शरीर किसी बेहद खतरनाक ट्रेनिंग से गुजरा है। मेरे अंदर आखिर छिपा क्या है? तुम्हारे दिल में डर बढ़ता गया। तभी सू जियान ने धीरे से हाथ पीछे खींच लिया। उसके चेहरे पर फिर वही नरम मुस्कान लौट आई। उसने तौलिया उठाकर धीरे से तुम्हारे चेहरे पर रखा। हस्बैंड, क्या मैंने तुम्हें दर्द पहुंचा दिया? 很边缘，看你紧张了，都流汗了。算了，你不想擦，我就过会儿再弄。说完，他转身端起病床底下的尿盆，那里面装着你昏迷期间排出的浑浊物。对于一个千亿财阀大小姐来说，别说碰，光是看一眼、闻一下都会觉得恶心反胃。可苏姐眉头都没皱一下，亲自就端着尿盆走进了洗手间，仔细倒掉后，又用清水反复冲洗干净。出来的时候，还顺手拿拖把将洗手间地上的水渍清理了一遍。这完美人妻的人设简直无懈可击，挑不出半点毛病。可你心里却直犯嘀咕：这女人太完美了，完美的让人觉得假。一个高高在上的财阀千金，凭什么对一个毫无背景的穷大学生这么死心塌地，连到屎到尿都这么自然？这种自然反而是最大的破绽。就在这时，放在床头柜上的手机发出一阵短促的震动声。苏简走过去，拿起手机看了一眼来电显示。那一刻，她原本温柔的脸庞上浮现出一层极度冷酷的阴霾，但转眼间又恢复了甜美的笑容。老公，公司有点急事找我出去接个电话，你乖乖躺着，千万别乱动哦。苏简弯下腰，在你额头上轻轻亲了一口，转身走出病房，反手关上了门。门关上的那一刻，你立刻坐直了身子，脑海里的迷雾也越来越重。系统没有，记忆也没了。老子以前到底是干嘛的？你一把掀开身上的被子，快速检查自己的身体。刚一掀开，你的视线就定格在了大腿内侧，那里有一道非常明显的陈年疤痕。这是一道极其标准的贯穿性枪伤疤痕，而且位置极其凶险，距离股动脉只有不到2公分的距离。当年打中这一枪的人，绝对是冲着要自己的命去的。你又低头翻看自己的双手。刚才没仔细看，现在借着窗外的阳光，可是看得一清二楚。虎口和食指指腹全都布满了厚厚的老茧，这不是拿笔写字留下的，也不是干。